नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट में विश्व ने भारत की तकनीकी क्षमता की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि समिट में भारत के युवा प्रतिभाओं की सोच और नवाचार से दुनिया को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की युवा शक्ति मानवता और समाज के लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मंच भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया वे अपनी प्रतिभा और नवाचार से न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व का विकास सुनिश्चित करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को प्रभावित युवा प्रतिभागियों ने किया है, भारत की तकनीकी क्षमता की प्रशंसा की है। पीएम ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इम्पैक्ट समिट में विश्व ने भारत की तकनीकी क्षमता की जमकर सराहना की। उन्होंने बताया कि समिट में भारत के युवा प्रतिभागियों की सोच और नवाचार से दुनिया को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की युवा शक्ति मानवता और समाज के लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मंच भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करने में मदद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया वे अपनी प्रतिभा और नवाचार से न केवल देश का बल्कि पूरे विश्व का विकास सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 12,930 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विकास और रोजगार के नए अवसरों पर जोर दिया। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की बुनियादी संरचना को मजबूत करना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों और जनता से कहा कि ये परियोजनाएं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। और इसके साथ ही बता दें कि मेरठ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, कई परियोजनाओं की सौगात दी है। बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया और विकास की प्रगति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों और अधिकारियों से बातचीत की और मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम से शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सफर सुनिश्चित होने की उम्मीद जताई गई है। और मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो में बैठकर अधिकारियों से और छात्रों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों और अधिकारियों से बातचीत की और मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम से शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने और यात्रियों के लिए सुविधाजनक सफर सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में जनता का पैसा सही तरीके से गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है और राज्य के लोग विकास का लाभ नहीं उठा पा रहे। रेखा गुप्ता ने कहा कि भैया दिल्ली से चले गए हैं, अब दीदी की बारी है। बंगाल के लोग गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से वंचित है। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा का सम्मान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राज्य के विकास के लिए भेजे गए करोड़ रुपए किस दिशा में इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ता में बैठे नेताओं को हर चीज पर अपना नाम चाहिए और जनता के हित की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना था कि ऐसी स्थिति देश के किसी अन्य राज्य में नहीं देखी गई है। सुजाता पाड़ी जी, मैं आज जब बंगाल की धरती के लिए दिल्ली से निकली तो मैं सच में सोच रही थी कि बंगाल में दीदी है और दिल्ली में भैया था। याद है ना? भैया को तो भगा दिया, अब किसकी बारी है?
किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे, वो भी ऐसे ही करते थे। अभी अन्नपूर्णा जी बता रही थी कि आयुष्मान लागू नहीं करना, केंद्र की योजना लागू नहीं करनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं करनी, हर चीज पे अपना नाम चाहिए। हमका नाम दो, सब कुछ हमका नाम दो। क्यों दे? जनता का पैसा है, जनता के हित में लगना चाहिए। तुम कौन हो खामखा रोकने वाले? लाखों करोड़ रुपए भेजते हैं बंगाल के विकास के लिए, क्या गरीब जनता तक पहुंच पा रहा है? गरीब जनता तक उनके हक का पैसा पहुंच नहीं पा रहा। बंगाल की जनता को विकास में नहीं पा रहा। सारा पैसा जा कहां रहा है? सब जानती हो आप लोग, तो बहुत होशियार हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भैया गया, अब किसकी बारी है? अब दीदी की बारी है। क्योंकि बंगाल को भी हक है सम्मान के साथ रहने का। मेरी इन बहनों को हक है इज्जत के साथ अपने इस राज्य में रहने का। इतनी बुरी हालत तो हमने कहीं नहीं देखी पूरे देश के किसी राज्य में, जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो और वहां की बेटी सुरक्षित ना हो, वहां की महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो। ऐसा तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा जो इस बंगाल की धरती। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी और राज्य में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। सैनी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ऐसी स्थिति पैदा की जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की छवि को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जनता के बीच जाकर अपने विकास और जन कल्याण के एजेंडे को मजबूत करेगी और राज्य में सरकार बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी। कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से, यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया, परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती। तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई आम आदमी भी। पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी। चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ। मंचा के ऊपर बोलिया केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है, और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही। और ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा। ये इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा, उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। राहुल के पल्ला नहीं रहा कुछ भी, राहुल के पल्ला कुछ नहीं रहा। राहुल तो ऐसी घूम रहा बेचारा, और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में लगे हुआ। और तो पोस्टर जारी किया गया है, देखिए उसके पल्ले नहीं कुछ रहा मका, और तो देश ਨੂੰ बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके प्रतिनिधिमंडल से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के अवसरों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राज्य में लंबे समय के इंस्टीट्यूशनल निवेश के रास्ते तलाशे गए हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल पार्क और स्टेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने जीआईसी की मौजूदा पार्टनरशिप की भी सराहना की, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में आईआरबी के साथ सहयोग और राज्य में ग्रीनको के साथ साझेदारी शामिल है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके प्रतिनिधिमंडल से महत्वपूर्ण मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के अवसर पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राज्य में लंबे समय के इंस्टीट्यूशनल निवेश के रास्ते तलाशे गए, खासकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्क और स्टेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उन्होंने जीआईसी की मौजूदा पार्टनरशिप की भी सराहना की, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में आईआरबी के साथ सहयोग और साझेदारी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सिंगापुर दौरे के दौरान वैश्विक निवेश और कौशल विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। उन्होंने जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में दीर्घकालीन इंस्टीट्यूशनल निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई है, विशेषकर इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन डेवलपमेंट परियोजनाओं में। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में आईआरबी के साथ जीआईसी की भागीदारी और राज्य के सहयोग की सराहना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीबीएस ग्रुप के सीईओ और उनके वरिष्ठ नेतृत्व टीम के साथ बैठक की। इस दौरान वित्तीय सहयोग को मजबूत करने, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को सरल बनाने और उत्तर प्रदेश के विकास क्षेत्र में निवेश प्रवाह बढ़ाने पर चर्चा हुई है। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में आईटी कॉलेज सेंट्रल का भी दौरा किया और ITES एजुकेशन सर्विस के साथ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में ज्ञान साझेदारी पर विचार विमर्श किया गया है। और सिंगापुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और निवेश को लेकर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सिंगापुर दौरे के दौरान वैश्विक निवेश और कौशल विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने जीआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में दीर्घकालीन इंस्टीट्यूशनल निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई है, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क और स्टेबल अर्बन डेवलपमेंट परियोजना में। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में आईआरबी के साथ जीआईसी की भागीदारी और सहयोग की सराहना की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डीबीएस ग्रुप के सीईओ और उनके वरिष्ठ नेतृत्व टीम के साथ बैठक की। इस दौरान वित्तीय सहयोग को मजबूत करने, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को सरल बनाने और उत्तर प्रदेश के विकास क्षेत्रों में निवेश प्रवाह बढ़ाने पर चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में ITE कॉलेज सेंट्रल का भी दौरा किया और ITES एजुकेशनल सर्विस के साथ तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान साझेदारी पर विचार विमर्श किया गया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे सीएम धामी, CR पाटिल से यहां मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड की परियोजनाओं को लेकर बात होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेंगे, CR पाटिल से यहां मुलाकात होगी। उत्तराखंड की परियोजना और विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम व्यवस्था की गई है सीएम के दौरे को लेकर। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करेंगे, CR पाटिल से यहां मुलाकात होगी। उत्तराखंड की परियोजना को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम धामी के दौरे को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाटिका इलाके में एक चाय की दुकान पर ठहरकर स्थानीय महिलाओं, बच्चों और छात्रों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने आमजन से सीधे संवाद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय जानी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के साथ मिलकर सभी सामाजिक और धार्मिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयासरत है।
स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं साझा की और उनके सुझावों को सुनने के लिए आभार व्यक्त किया। यह कार्यक्रम नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक उदाहरण माना जा रहा है। और जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने एक चाय के स्टॉल पर ठहरकर स्थानीय जनता से मुलाकात और बातचीत की है और बच्चों और छात्रों से बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का प्रयास किया। सीएम ने आमजन से सीधे संवाद करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दे पर उनकी राय जानी। उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं समझी हैं और उनके सुझावों को सुनने के लिए आभार व्यक्त किया। ये कार्यक्रम नागरिकों और सरकार के बीच संवाद का एक अहम उदाहरण माना जा रहा है। चौदहवें दलाई लामा ने धर्मशाला के मुख्य तिब्बती मंदिर में लंबी उम्र की प्रार्थना में भाग लिया है। यह प्रार्थना समारोह पूर्व तिब्बती राजनीतिक संगठन और बतादे की एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। समारोह में दुनिया भर से आए पूर्व तिब्बती राजनीतिक और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया है। दलाई लामा ने प्रार्थना के दौरान शांति, अहिंसा और सभी प्राणियों की भलाई के संदेश के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य तिब्बती संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखना और युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि प्रार्थना की गई है और युवाओं तक ये संस्कृति को पहुंचाने का संदेश दिया गया है। झारखंड निकाय चुनाव तहत राजधानी रांची में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान शुरू होते ही युवा, बुजुर्ग, महिला मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में केंद्र पर पहुंचे। कई मतदाता परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित की और मतदाता केंद्र पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ मतदाता प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बता दें कि तमाम पुलिस बल यहां मौजूद रहा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की गई है। और रांची से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सभी मतदाताओं केंद्र पर पहुंचे हैं और सभी ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। अगर सुरक्षा की बात करें तो तमाम व्यवस्था की गई ताकि मतदाता केंद्र पर किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ ही लोग बड़ी संख्या में केंद्रों पर पहुंचे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित की है। मतदाता केंद्र पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ मतदाता प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए तमाम व्यवस्था की गई और निर्देशानुसार मतदाताओं की पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित ढंग से संचालित की गई है। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की आयोजित परीक्षा के लिए छात्र आज अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए समय पर उपस्थित होकर तैयारी और उत्साह का परिचय दिया। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और बोर्ड अधिकारियों ने सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखा। छात्रों और अभिभावकों को निर्देश दिए गए कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और सभी जरूरी दस्तावेज और सामान साथ में लाएं। बीएसईबी अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी समस्या के लिए केंद्र पर अधिकारियों की टीम उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ परीक्षार्थियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और इसके साथ ही बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की आयोजित परीक्षा के लिए छात्र आज अपने अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं। परीक्षार्थियों ने परीक्षा के लिए समय पर उपस्थित होकर तैयारी और उत्साह का परिचय दिया। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और बोर्ड अधिकारियों ने सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखा। छात्रों और अभिभावकों को निर्देश दिए गए कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे और सभी जरूरी दस्तावेज और सामान साथ में लाएं। इसके साथ ही अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी समस्या के लिए केंद्र पर अधिकारियों की टीम उपलब्ध है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित अपोलो हॉस्पिटल में पूर्व रेल मंत्री और टीएमसी नेता मुकुल रॉय का कल रात निधन हो गया है। अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों के बीच ये खबर आग की तरह फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुकुल रॉय का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब था और रात के समय उन्हें हार्ट अटैक या गंभीर बीमारी के कारण आखिरी सांस लेनी पड़ी। अस्पताल प्रशासन ने परिवार और समर्थकों को स्थिति से अवगत करवाया है। राजनीतिक दलों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। शहर में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बता दें कि सीआईएफ पुलिस और सीआरपीएफ के सहयोग से ऑपरेशन त्राशी आई के तहत किश्तवाड़ जिले में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने बताया है कि ये कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा और आतंकवाद निरोधक प्रयासों को मजबूत करने के लिए की गई। अभियान के दौरान इलाके में तलाशी और सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें और सतर्क रहें। तो वही रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। नेपाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। पोखरा से काठमांडू जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। त्रिशूली नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस 6 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 25 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि नेपाल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। त्रिशूली नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस 6 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 25 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।